दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और हमारे साथ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश जी को। बात करेंगे हम झारखंड में जो राजनीतिक बवाल मचा हुआ है उस पे, और आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो सदन में झारखंड की विधानसभा में भाषण हुआ उस पे। दरअसल होता क्या है कि जब भी कोई दलित, आदिवासी समाज का व्यक्ति, पिछड़े समाज का व्यक्ति अपनी बूते और अपने समाज के लोगों के बूते सत्ता में बैठ जाता है तो कुछ खास लोगों को वो खटकने लगता है। फिर वो किसी ना किसी बहाने उसे गिरफ्त में करने की कोशिश करते हैं, लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं और किसी न किसी तरीके से उनकी राजनीतिक धार को कुंद की जाती है। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो भाषण दिया, सीधी चुनौती दी कि अगर कोई सबूत मिलता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे, झारखंड छोड़ देंगे। कई लोगों पे निशाना साधा, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से उन्होंने एक अपील की कि संभल जाइए, क्योंकि अब दमन का एक नया चक्र शुरू हो गया है जो नए तरीके से काम करेगा। सतीश प्रकाश जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सतीश जी, झारखंड का पूरा घटनाक्रम आप कैसे देखते हैं? इस पे टिप्पणी करिए, फिर हेमंत सोरेन की जो आज का भाषण है उस पे आए। नहीं नहीं, निश्चित रूप से जो हेमंत सोरेन जी ने आज झारखंड की विधानसभा में बोली, उन्होंने कहा कि हम जंगल से बाहर आए, उनके बराबर में बैठे और उनके कपड़े में ले। एक सवाल था पूरी व्यवस्था के ऊपर। देश में आज भी जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, देखिए मुद्दा घोटाला नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। मुद्दा कहीं ना कहीं जानबूझ करके, जब से देश आजाद हुआ है, कोई भी जो कमजोर वर्ग का लीडर है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो या आदिवासी हो, जानबूझ करके उसकी इमेज को धूमिल किया जाता, चाहे वो तथ्य कुछ भी हो। उन्होंने विधानसभा में कहा है ना कि जिस 8.5 एकड़ जमीन की बात, वो घोटाले की बात करते हैं, अगर उस पेपर में उनका नाम है तो लेके आए ना विधानसभा के पटल के ऊपर, या ईडी के पास अगर कोई ऐसे कागज है तो लेकर के आए। देखिए, ये सिर्फ हेमंत सोरेन जी का मुद्दा नहीं है। आप जब से देश आजाद हुआ है, तमाम वो लीडर्स, आप देखिए कि उनकी छवि को किस तरीके से, ज्ञानी जैन सिंह जी की छवि जब आप देखेंगे तो उनकी भाषा को लेकर के, उनके ज्ञान को लेकर के लोगों ने सवाल खड़ा किए। उनके ऊपर बाकायदा जानबूझ करके लोगों ने इस तरह के मुहावरे, इस तरह के चुटकुले, मजाक उड़ाया गया। मजाक, ये आप देखेंगे। बाबू जगजीवन राम जी जब राजनीति में आए, उनकी इमेज को लेकर के भी कुछ इस तरह के जुमलेबाजी की गई। आप देखेंगे बहन जी ने, आप देखें बहन जी ने क्या किया। बहन जी ने एक्सप्रेस वे बनाने की बात, भारत में जो इस क्वालिटी के एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे थे, लेकिन लोगों ने एक्सप्रेस वे के भी सवाल उठाए। अगर ताज कॉरिडोर, भारत में क्या हो सकता था कि कॉरिडोर बनेंगे, लेकिन आज बीजेपी कॉरिडोर बना रही है। लेकिन वहां कॉरिडोर को लेकर भी आपने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े कंसेप्ट को कहीं ना कहीं आपने उसके ऊपर घोटाले का आरोप, तथाकथित आरोप लगा करके, वो घोटाला हुआ नहीं है, कहाँ घोटाला है, वो कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं झूठ सिद्ध हुई। गंगा एक्सप्रेसवे को आप देखेंगे, अगर गंगा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी कहती है तो आपकी तमाम एनजीटी, तमाम संस्थाएं, तमाम वो लोग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो निकल करके आती है। लोग कहते हैं कि प्रदूषण बढ़ जाएगा, प्रदूषण का घोटाला हो जाएगा, गंगा मैली हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि चाहे, और सुनिए, आप मुलायम सिंह जी को देखिए ना, मुलायम सिंह जी के ऊपर भी इसी तरह के आरोप है। आप लालू प्रसाद यादव जी के अभी आपने देखा होगा, उनका पूरा परिवार घोटाला। देखिए, अब ये सवाल कोई नहीं पूछता, ये सवाल कोई नहीं पूछता कि चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्र जी के काल का है, लालू प्रसाद जी के काल में अगर वो बढ़ता चला गया, आपने जिसके लिए सोचा, जब जगन्नाथ मिश्र जी की मृत्यु होती है तो बाकायदा बिहार सरकार जो है उनको बहुत सारी तोपों की सलामी और इस तरह की चीजें देती है। आप इसको देखेंगे, स्टालिन देखेंगे, तमाम कोई भी पूरे भारत में जहां भी आप जाएंगे, जो भी बहुजनों के लीडर्स हैं, जानबूझ करके उनकी इमेज को खराब किया जाता है। और एक चीज और बताइए, देखिए देखिए कितना बड़ा मजाक है कि अगर जुडिशरी में आप देखिए, भारत में केजी बालाकृष्णन जी भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके परिवारों की संपत्ति जांच करने तक की बातें हुई और जांचें हुई। अब आपने और किस किस को करा, तो ये चीजें हैं। मेरा मानना यह है कि तमाम जो बहुजन लीडर्स हैं उनको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी इस इमेज को लोग डेंट करेंगे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं चोट करेंगे, और डेंट करना सिर्फ
देखिए डेंट करना या उसके ऊपर क्षति पहुंचाना सिर्फ उस लीडर के ऊपर नहीं होता, उस हम्म समाज के ऊपर भी लोग सवाल खड़ा हम्म करते हैं। हम्म तो ये सारे सवाल हैं सर। अच्छा, आपने मतलब ये माना जाए कि चाहे कोई राजनीति में शीर्ष पद पे बैठा हो, चाहे न्यायपालिका में बैठा हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में बैठा हो, कोई भी कर्दन का नाम हम लोग लेना भूल गए, कर्दन को जेल जाना पड़ा। जी जबकि जी जी जी। जबकि प्रशांत किशोर का मामला भी हाल ही का है, जिनको 1 रुपए फाइन लगा के छोड़ दिया गया और अदालत की अवमानना के मारे में मामले में ही, और वो भी 1 रुपए किसी और ने भरे, उन्होंने कहा कि मैं वो भी नहीं दूंगा ना। तो इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं की आरोप लगाया जाता है, उनकी छवि को धूमिल किया जाता है, और आने वाले दिनों में चुनाव है तो उसको जो उस छवि को भुनाया जाएगा, ये कहा जाएगा कि वो घोटालेबाज हैं। बाद में नतीजा चाहे जो भी हो, सरकार दुरुपयोग कर रही है लगातार संस्थाओं का। नहीं नहीं, निश्चित रूप से देखिए सरकारें मिसयूज कर रही, इससे पहले की भी सरकारें जानबूझ करके, देखिए हर, आप अगर भारत में अगर आप देखेंगे, ये तमाम जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लीडर्स हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगाने वाले हैं, चाहे वो हम्म न्यायालय के माध्यम से हो या कोई भी एप्लीकेशन जो मूव हुई है, वो हम्म हमेशा अपर कास्ट के लोग ही लगाते हैं। ये हम्म सवाल रहेगा। और हम्म दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि हम्म अगर भारत सरकार को ये लगता है कि जो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वही भ्रष्टाचारी पैदा होते हैं, वही भ्रष्टाचार करते हैं, तो भारत सरकार एक बाकायदा श्वेत पत्र लेकर के आए ना, कि हम्म भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जो लीडर्स हो कोई भी हो, उसकी संपत्ति डिक्लेयर हो ना। ये भी तो एक आंकड़ा आना चाहिए कि इस हम्म देश का ये भी एक दुर्भाग्य है कि तमाम हम्म संसाधनों के ऊपर, इस देश की व्यवस्था के ऊपर जो 80% आबादी है, इस देश के संसाधनों के ऊपर हम्म, 6 या 7% उन लोगों का हिस्सेदारी है। जी। बाकी जो जो थोड़ी सी एक आबादी है, उन 90% में तो आप लगभग 7 या 8% आबादी जो है देश के संसाधनों के ऊपर उनका अधिकार है। और ये हम्म चीजें कैसे रहेंगी? देखिए आदिवासियों, इसके पीछे जिस तरह का जमीन घोटाले की बात करते हैं, जी। आदिवासियों की एक हमेशा से मांग रही है कि जल जंगल जमीन, और हम्म सरकार नहीं चाहती कि हम्म आदिवासी के पास जमीन रहे। हम्म आदिवासी के पास जमीन रहेगी तो तमाम माइंस, तमाम मिनरल्स, तमाम चीजें जो सरकार बड़े बड़े पट्टे के नाम पर कहीं ना कहीं अपने उद्योगपति लोगों को देना चाहती है, तो वो चाहते हम्म हैं। देखिए यहाँ भूमि अधिग्रहण चीजें भी आएंगी। किसान की हम्म अगर आप भूमि देंगे तो उसको भूमि अधिकार और भूमि सारे के सारे राइट्स मिलेंगे। लेकिन हम्म एक आदिवासी है। आपको दास साहब एक बात, एक टिप्पणी बताता हूं कि माननीय जी। सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में इस देश हम्म में एक टिप्पणी की थी कि इस देश हम्म का कोई मूल निवासी है तो वो हम्म आदिवासी ही है। आदिवासी सबसे पहले रहने वाले लोग, जिस हम्म जमीन के ऊपर रह रहे हैं, जिस संसाधनों के ऊपर रह रहे हैं, जिस जंगल के हम्म ऊपर रह रहे हैं, उनका राइट हम्म होना चाहिए ना। जब हम्म, ये देश आजाद हुआ है, जब ये देश जी। आजाद हुआ है, तो बाबा हम्म साहब ने ये कहा था कि इस देश की जो तमाम एग्रीकल्चर लैंड है उसका हम्म राष्ट्रीयकरण, उसका हम्म राष्ट्रीयकरण होने के बाद सरकार उसको हम्म, चाहे जिस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहे। लेकिन जी। बड़ा चालाकी के साथ लोगों ने इस देश की व्यवस्था के साथ छल किया और ये मान हम्म लिया कि जो जिस जिस खेती के ऊपर या जिस जमीन के ऊपर खेती करता आ रहा है उसके ऊपर अधिकार उसका है। तो हम्म अगर किसान का जिस खेती के ऊपर वो खेती कर रहा है उसके ऊपर अधिकार है, तो जो जो सदियों से इस देश का वासी है और जंगलों के बीच रह रहा है, तो अगर हम्म जिस जमीन के ऊपर रह रहा है उसके ऊपर उसका राइट क्यों ना। हम्म पर मुझे देखिए ये अब आप उसको चीज को देखें, देश आजाद जरूर हो गया, लेकिन हम्म कहीं ना कहीं इस देश में एक व्यवस्था चली आ रही है पिछले हम्म कुछ समय से, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जिस तरीके से आगे बढ़ी थी, उसको हम्म जानबूझकर धार्मिक उसको चाशनी में लपेटा जा रहा है। हम्म और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम्म कहीं ना कहीं जो एक मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, हम्म। वो मनु स्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। हाँ सतीश जी। मनुस्मृति स्पष्ट। जी जी जी, जी। जी, बात पूरी देखिए करिए। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि कोई भी जो सामाजिक रूप से कमजोर होगा, चाहे वो दलित होगा, चाहे वो पिछड़ा होगा या हम्म आदिवासी होगा, उसको हम्म संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। हम्म। संपत्ति रखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वही तथाकथित लोग हैं जो आपको दिखाई भी दे रहा है, जी जिस सतीश जिस जी, तरीके से। जी आपने आपने मनुस्मृति की बात की। हेमंत सोरेन ने भी अपने जो भाषण दिया उसमें कहा कि राम राज्य आ गया है। बिहार में देखिए क्या हुआ, फिर झारखंड में क्या हुआ। फिर उन्होंने देश के जो मूल निवासी हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, उनसे आह्वान किया कि अब सतर्क हो जाइए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शोषण की नई व्यवस्था तैयार हो गई है।
उनकी इस अपील का क्या फर्क पड़ेगा? और जो झारखंड की पूरी राजनीति है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल के भीतर डाला गया, और इतिहास में पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को पद पे रहते हुए जेल जाना पड़ा, है ना, वो भी एक आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री था, व्यक्ति था। तो इस अपील का, हेमंत सोरेन की इस अपील का समाज पर क्या असर पड़ेगा, और इस पूरी घटना को समाज को कैसे देखना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उबाल है, लोगों में उबाल है। हम्म। जैसे एक मेन मीडिया का एक पत्रकार आकर के जिस तरीके से उसने भद्दी भद्दी टिप्पणी करी, तमाम लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से, पूरे देश में देखिए, आप गुजरात, इस घटना का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं पड़ेगा, इसका हम्म। गुजरात में भी पड़ेगा, इसका हम्म। राजस्थान में भी पड़ेगा। और हम्म। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि इस घटना, जो ये घटना घटी है और जिस हम्म। तरह की ये बातें हुई है, इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि विधानसभा का जो जो आपका बहुमत का परीक्षण कोई ना कहीं बिहार के अंदर भी होगा। तो इन हम्म। हालात से कहीं ना कहीं इस घटना का इम्पैक्ट बिहार के विधानसभा का जो परीक्षण होगा उसके ऊपर भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं जी। जो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, हो सकता है कि नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी आज वो हम्म। बीजेपी के साथ है, हम्म। लेकिन निश्चित रूप हम्म। से जब उनका अपमान हुआ, इन्हीं नीतीश जी ने उनका इसी लोकसभा के अंदर जिस तरह का अपमान किया, हाँ, या जब वो विधानसभा खुद के भीतर। मुख्यमंत्री थे, हम्म। हाँ, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, तो हम्म। जानबूझ करके मीडिया ने उनकी उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर सवाल खड़ा किया, हम्म। उनकी इमेज के ऊपर सवाल किया। हम्म। उन्होंने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने हम्म। एक व्यवस्था को कोसा और व्यवस्था हम्म। से सवाल पूछे। मैं सवाल। एक बात आपको बता दूं कि आपके जेएनयू में मैं एक मीटिंग उनके साथ शेयर की थी। उस जी। मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं अपने समय का, अपने पटना विश्वविद्यालय का टॉपर रहा हूं, और मैं हम्म। बाकायदा सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता था, लेकिन हम्म। राजनीति में आ गया। और लोग ऐसा हम्म। लग रहे थे कि मेरी जबान फिसल रही है, लेकिन उनके हम्म। सवाल बड़े तीखे थे। तो मुझे हम्म। मुझे ऐसा उम्मीद लगती है कि हो हम्म। सकता है कि कल बिहार में भी कोई दलित मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे, कि इन चीजों का हम्म। प्रभाव जरूर दिखाई देगा। जी। देश में 47 सीटें आदिवासी समाज के लिए रिजर्व हैं लोकसभा के भीतर। और तमाम राज्यों की विधानसभा में 400 से ज्यादा सीटें रिजर्व हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। दलितों के लिए भी कम बेस ऐसा ही है, थोड़ा सा ज्यादा ही है। वो लोग जो बैठे हुए हैं सत्ता में, तमाम पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, जो दलित आदिवासी समाज से आते हैं, उनको, वो इसको समाज का अपमान क्यों नहीं मानते? एक पार्टी के लिहाज से क्यों सिमट जाती हैं ऐसी चीजें? नहीं, देखिए दास साहब, भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य रहा, और हम्म। भारत के दलितों के साथ ये छलावा रहा। हम्म। खुद बाबा साहब ने ये कहीं ना कहीं गांधी जी का वो गलत समझौता, जो पूना पैक्ट है, अगर हम्म। आज संयुक्त निर्वाचन ना हो करके अगर पृथक हम्म। निर्वाचन होता, है ना, हम्म। तो कहीं ना कहीं स्थिति बदलती। लेकिन मेरा मानना यह है कि अल्टीमेटली देखिए, आप किसी भी दल में काम करते हैं, ठीक है, हम्म। आप दल में काम कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको जिस समाज से आप आते हैं, जिस आरक्षण से आप आते हैं, उस समाज को नहीं भूलना चाहिए। हम्म। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो उसी हम्म। उसी समाज के कंधों पे सवार होकर के आपको जाना पड़ेगा ना। विदा हम्म। तो आप आए भी उस समाज के हाथों से इस दुनिया में हम्म। आए थे, और जब आप हम्म। जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसी समाज के कंधों पे होकर के बहुत आपको विदा बड़ी। होना पड़ता है। हम्म। तो मेरा मानना यह है कि तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी दल का लीडर है, इस हम्म। देश के तमाम जो आदिवासी लीडर हैं, चाहे वो किसी भी दल में काम कर रहे हैं, हम्म। अपने तमाम दलों के लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, उस लड़ाई के दम पर इस देश का जो गरीब तबका है, जो आदिवासी है, हम्म। जो दलित है, इस हम्म। देश की मुख्यधारा से जुड़ा है, तो आज वो समय है उनको दल विशेष को छोड़ करके कहीं ना कहीं लोगों से सवाल पूछना चाहिए। और हम्म। इसका उनको लाभ भी होगा, ऐसा नहीं होगा हम्म। कि इसका ठीक। उनको राजनीतिक नुकसान होगा, निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ होगा। हेमंत सोरेन जी बड़ी मजबूती के साथ अपनी बातें उन्होंने कही है, और पूरा समाज हम देख रहे हैं, तमाम जो सोशल मीडिया है, उस तमाम सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का उनका स्वागत हो रहा है, जिस तरह से आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-4 दिन में आप देखेंगे कि जो दलित समाज के जो लीडर्स हैं, हम्म। जो जो टॉप लीडरशिप है, उनकी हम्म। तरफ से भी कुछ ना कुछ बयानबाजी आएगी। लोग जाएंगे, झारखंड भी लोग जा सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। तो मतलब जितनी भी आपस में जितना भी मतभेद हो दलित समाज के नेताओं के भीतर, आदिवासी समाज के नेताओं के भीतर, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब तक समाज के सभी नेता राजनीतिक तौर पे एक नहीं होंगे, तब तक उनको इसी तरीके से कुचला जाता रहेगा? कोई और चारा नहीं है, ये उनको समझना पड़ेगा।
दास साहब, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। जी। आप राजनीतिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम्म। सामाजिक रूप से आपकी पृष्ठभूमि एक है। सामाजिक हम्म। मंचों पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। हम्म। देखिए, जो अपर कास्ट के लीडर्स हैं, आप उनको देखेंगे, वो हम्म। किसी भी धार्मिक मुद्दों के ऊपर, आप कांग्रेस में देखोगे प्रमोद हम्म। कृष्णन है, तमाम बीजेपी के लीडर्स हैं, हिमाचल हम्म। प्रदेश के उनके मंत्री बाकायदा राम मंदिर प्रतिष्ठा मतलब में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं। तो आप अब ये समय है, अब ये समय है कि हम्म। तमाम देश के दलित, चाहे वो हम्म। किसी भी दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उन हम्म। तमाम लोगों को एक सामाजिक मंच शेयर करने पड़ेंगे। हम्म। राजनीतिक दल वो किसी में भी रहे, हमें कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, वो अपनी पार्टियां हम्म। चलाएं। लेकिन अब ये समय है, अब ये हम्म। विपरीत काल है, अब ये देश में परिस्थितियां बदल चुकी हैं, ये देश में कहीं ना कहीं संकट है। जो दलित हम्म। है, जो सामाजिक रूप से कमजोर है, उसके हम्म। अधिकारों के ऊपर एक सवाल है। अब ये हम्म। समय है कि इस देश के तमाम जो जो बहुजन लीडर, हम्म। जो आदिवासी लीडर हैं, जो पिछड़ों के लीडर हैं, जो दलितों के हम्म। लीडर हैं, उनको हम्म। एक सामाजिक मंच पे आना चाहिए। सामाजिक मंच पे बैठ करके बातें करनी चाहिए। हम्म। राजनीतिक उद्देश्य उनके अलग हो सकते हैं, लेकिन हम्म। सामाजिक जी। मुद्दों के ऊपर उनको गहन मंथन करना पड़ेगा। जी सतीश जी, आखिरी सवाल है मेरा कि बिहार और झारखंड दो ऐसे राज्य रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार, अपनी बूते बना नहीं पाई है अभी तक। तो कहीं ना कहीं एक बिहार और झारखंड के भीतर जो एक स्पार्क है, वहाँ के लोग राजनीति को समझते हैं या फिर प्रतिरोध की एक भावना रहती है। जेपी का आंदोलन भी वहीं से शुरू हुआ था, जब देश में लोकतंत्र को खत्म करने की बात हो रही थी। क्या मैसेज निकलेगा बिहार और झारखंड से, और किस तरीके से जनता इस पूरे घटनाक्रम को लेगी? इस सवाल का जवाब दें आप, और आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो भी बता। नहीं, देखिए, मुझे लगता है दास साहब कि शायद ये पराकाष्ठा होगी। आज हम्म। सुप्रीम अब मैं अभी 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 लगभग लगभग 3 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। उन्होंने हम्म। कहा कि जो आपका चंडीगढ़ को लेकर के, हम्म। हम्म। है ना, हम्म। कि जो उन्होंने कहा है कि जो पीठासीन अधिकारी है, जिस तरह से उसने हम्म। काम किया है, वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना है, उसको गिरफ्तारी हो। लेकिन यहाँ भी आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम्म। तमाम संवैधानिक संस्थाएं को ये भी हम्म। ध्यान रखना पड़ेगा कि हम्म। आप आधी अधूरी बातें नहीं करेंगे। अगर हम्म। वहां पीठासीन अधिकारी किसने नियुक्त किया? निश्चित हम्म। रूप से चुनाव आयोग ने किया। हम्म। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राज्य है, तो निश्चित रूप हम्म। से चुनाव आयोग की चुप्पी के ऊपर भी सवाल पूछना पड़ेगा। और जब और सारी मैं चीजें ये हो रही कहूंगा, थी तो चुनाव आयोग था जी, कहाँ, उसने होने क्यों दिया? ये भी एक सवाल। नहीं, आप सुनिए ना। देखिए, आप पीठासीन अधिकारी रिप्रेजेंटेटिव है चुनाव आयोग का, और हम्म। जो चंडीगढ़ है वो केंद्र शासित प्रदेश है, और वह हम्म। डायरेक्टली केंद्रीय, वहां राज्य चुनाव आयोग नहीं है, वह केंद्रीय हम्म। चुनाव आयोग है। तो मेरा मानना है कि तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा। झारखंड में जिस तरह की बातें हुई हैं, जिस तरह का व्यवहार हुआ है, एक वर्तमान जो जो चुनाव मुख्यमंत्री है, उसको जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया, इन हम्म। घटनाओं का ये भावनात्मक मुद्दे हैं। और इन हम्म। भावनात्मक मुद्दों का कहीं ना कहीं पूरे देश की जो जो पिछड़ों की पॉलिटिक्स है, उसमें उबाल आएगा। और बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे पहला, झारखंड का जो सबसे पहला प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसको प्रभावित करेगा। और मेरा मानना यह है कि अब ये समय है कि कहीं ना कहीं जो चीजें निकल के आ रही है, जो हम्म। रोज रोज छन छन के आ रही है, कि जिस हम्म। तरह के धार्मिक माहौल में दलितों के अधिकारों को खुद किया जाएगा। अभी आप कुछ दिन पहले देखेंगे, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसी संस्था रातों रात जो इस देश में बाकायदा ये सर्कुलर जारी करती है कि हम्म। भाई जो भी रिजर्व कैटेगरी के पोस्ट होंगी, है ना, हम्म। उनको कहीं ना कहीं अनरिजर्व कर दिया जाएगा। वो तो हम्म। सोशल दलितों के सोशल मीडिया का एक प्रभाव रहा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जब हम्म। जब एक्टिविस्ट लोग, जब पढ़े लिखे हम्म। लोग एक हम्म। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर के सरकार हम्म। को झुका सकते हैं, तो यही हम्म। एक समय है कि तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों के लीडर्स को एक मंच के ऊपर आना चाहिए। हम्म। और इस देश में एक दलित संसद हो, या एक हम्म। बहुजन संसद हो, या एक तीसरी आजादी की जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि अब ये समय इस देश हम्म। में कहीं ना कहीं धार्मिक माहौल को गरमा करके जो 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 सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको खुद किया जा रहा है। तो हम्म। अब ये समय है कि तमाम लोगों को एक मंच पे इकट्ठा हो। आज सोरेन साहब है, कल कोई दूसरा होगा, नेक्स्ट डे कोई और होगा। तो एक एक करके बीजेपी कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती है, आरएसएस हम्म। कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती है। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अगर
तमाम बहुजनों के लीडर्स आगामी लोकसभा के चुनाव से पहले बैठ करके, वो एक गठबंधन नहीं होगा, एक सामाजिक कार्यक्रम हो, एक सामाजिक बात हो, जहां वो चर्चा कर सके कि अगर अगर कोई गैर संवैधानिक बातें होती है तो हम उसका विरोध करेंगे। तो अब एक ऐसा समय है कि जहां एक सामूहिक लड़ाई हो। जैसे अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी एक यात्रा कर रहे हैं, कि जहां वो कभी वो उसको न्याय की यात्रा बताते हैं, कभी वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो तीसरी आजादी की लड़ाई है, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई है, जो बाबा साहब ने खुद ये कहा अंतिम समय में, बाबा साहब ने कहा कि भाई मैं ये देश आजाद हो रहा है, मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुयायियों से ये उम्मीद करता हूं कि इस देश में जो तीसरी आजादी की लड़ाई है, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई है, उसको लड़ा जाए। उसको लड़ेगा कौन? उसको अगर बाकी तो क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आता है ना, जब तमाम तमाम जो पॉलिटिकल पावर के लोग हैं, जो बहुजन लीडर्स हैं, अगर वो एक मंच पे बैठेंगे, एक सामाजिक मंच के ऊपर बात करेंगे, कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के बात करेंगे, या आपको जो, क्योंकि आरक्षण अब रहा नहीं है ना, अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सतीश जी, अब आपको प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मांगना पड़ेगा। जी, तो ये सब बिल्कुल चीजें बिल्कुल हैं। जी, बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो निश्चित तौर पे अब समय आ गया है कि जिस तरीके से धर्म के बोते सामाजिक आंदोलन की धार को कुंद करने की कोशिश की जा रही है, सामाजिक आंदोलन में लगे हुए सोशल एक्टिविस्ट हों या फिर उसको समझने वाले आम नागरिक हों या फिर पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों जो सामाजिक न्याय की वकालत करते हैं, वो एक मंच पे आके एक साथ इसका प्रतिरोध करें, क्योंकि सवाल वही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखते रहिए दलित दस्तक। सतीश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जय जय हिंद सर।